नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एसएसटी का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? पहला है, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। दूसरा, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तीसरा है, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। चौथा है, यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? खनिजों के संदर्भ में दिया गया कथन, तीसरा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं। कुछ खनिज धात्विक भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि, जबकि अधात्विक खनिजों में हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि आते हैं। खनिजों का निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यह विभिन्न भूवैज्ञानिक परिवेश में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? 32 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 का इस प्रकार मिलान करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 33 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है किंतु बी सही है। भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में कथन ए गलत है क्योंकि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त नहीं है। इस समय शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं रहा है, जबकि कथन बी सत्य है क्योंकि लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, नीचे दो कथनों ए तथा बी 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए है, कई चित्र में आपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। इस समय कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। साथ ही साथ इस समय राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में कार्य करते थे। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को वर्ष भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे पढ़ाया जाता था, अर्थात ब्रिटिश काल से पूर्व बच्चों को लगभग पूरे वर्ष शिक्षा दी जाती थी, परंतु फसल काटने के समय वे बच्चे
खेतों में काम करते थे। इस दौरान उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। नीचे दो कथन ए और बी 18-19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में हैं। कथन ए है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 37 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। 18 और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दिया गया कथन ए गलत है, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखते थे। इसका विकास बाद में हुआ, जबकि कथन बी सत्य है, क्योंकि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। BCE का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है दोस्तों? 38 का कौन सा ऑप्शन से होगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। BCE का तात्पर्य बिफोर कॉमन एरा है। इससे ईसा पूर्व भी कहा जाता है। यह तिथियों को लिखने में प्रयोग किया जाता है। जो घटनाएं ईसा से पूर्व घटित हुई होती हैं उन्हें BCE में लिखते हैं। ईसा के संवत में घटित घटनाओं को CE में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 क्वेश्चन। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? बताइए दोस्तों कैसे जानते हैं? कौन सा ऑप्शन से होगा? 39 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। इसका साक्ष्य महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से मिला है। यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। पटने एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? कैसे हुआ दोस्तों? ए है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी है जंगलों का विनाश हो गया। सी है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। और डी है संभवतः नदियाँ सूख गई थीं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण हैं, जैसे जॉन मार्शल ने इसके पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता बताया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ के शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जंगलों का विनाश एवं जलवायु परिवर्तन हो गया। नदियों का सूखना, आर्यों का आक्रमण, बाढ़ आदि। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आने को इसके पतन का कारण नहीं माना जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता में एक साथ बाढ़ नहीं आई होगी और ना ही इसके कोई साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 क्वेश्चन है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत 41 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। उन्हें एक देवता मानकर उनकी पूजा की जाने लगी, जबकि हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ना कि देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 क्वेश्चन। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? क्या सही है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा 42 का? 42 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में विकल्प 2 सही है, क्योंकि इस समय दिल्ली में बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ये दोनों राजवंश बंगाल पर अपना पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सके और वहीं पर समय समय पर विद्रोह होते रहे, क्योंकि यह दिल्ली से बहुत दूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? 43 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में दिया गया कथन
पहला गलत है, क्योंकि अधिकांश जनजातीय समूह के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। जनजातियों में शिक्षा का अभाव तथा जागरूकता की कमी थी। वे अपने आप को समाज से अलग थलग समझते थे, जिसके कारण उनके विषय में कम जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 44 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? 45 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इसकी विशेषताओं में प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 46 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्दाख को। भारत ने लद्दाख क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। भारत के लद्दाख क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य का एक भाग था। वर्तमान में यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। भारत में अपील प्रणाली का पौनर्वाणिक प्रणाली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? 47 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय से अपील का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं है दोस्तों? 48 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार पर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी एवं कृष्णा प्रमुख है, ना कि ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। यह पठार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसलिए विकल्प तीसरा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? कौन सा सही है दोस्तों? 49 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में दिया गया विकल्प पहला सही है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल एशिया में, यूराल पर्वत यूरोप में और एशिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्योंकि 50 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? कौन सा भ्रंशोत पर्वत है दोस्तों? 51 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, वासजेस पर्वत। दिए गए पर्वतों में से वासजेस पर्वत एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका निर्माण भ्रंश के कारण हुआ है। भ्रंशोत पर्वत को ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। इसका निर्माण पृथ्वी की ऊपरी सतहों के भ्रंशन के द्वारा होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत हार्ज इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन।
कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 52 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बी है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। सी है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। बताइए दोस्तों 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 53 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? बताइए दोस्तों किस परत पर आने पर जल जाते हैं? 54 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्यमंडल। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के मध्य में आने पर जल जाते हैं। इनके कुछ टुकड़े धरती पर भी आ जाते हैं। मध्यमंडल का विस्तार समतापमंडल की सीमा से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 55 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। इनके तहत विश्व के अनेक चरवाहे ऋतु प्रवास करते हैं। ठंड के मौसम में वे अपने पशुओं को चराने हेतु किसी गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर ठंड समाप्त होने पर वे अपने घर को वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। बी है, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 56 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है दोस्तों? 57 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। सवाना तथा पार्कलैंड भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। प्रेरी, पम्पास, डाउन्स, वेल्ड आदि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी है, किसी स्थान की जलवायु केवल उसकी ऊंचाई तथा उच्चवच पर निर्भर करती है। 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 58 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। जलवायु के संबंध में दिए गए दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम दशाओं में परिवर्तन को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु को केवल ऊंचाई तथा उच्छ्वास ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि तापमान, वानस्पतिक घटक आदि भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी है, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। 59 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। दिए गए दोनों लक्षण प्राकृतिक गैस के हैं, क्योंकि यह एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तथा यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? 60 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कटिका। भारत का शोध संस्थान मैत्री
अंटार्कटिका में अवस्थित है। यह भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1989 में किया गया था। भारत का अंटार्कटिका में पहला शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री था, जो अब बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? 61 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए प्रयासरत रहें। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। इसके माध्यम से शिक्षार्थियों का विकास भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखी और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 62 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखी और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं और फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में वस्तुनिष्ठ माध्यम नहीं होती हैं और ना ही यह छात्रों को विचार प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है? ए है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बी है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। सी है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। तीसरा है शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 63 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि यह विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बी है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। सी है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 64 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। ए है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बी है अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। सी है कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। डी है शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? ए है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना। बी है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। सी है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों
अवसरों को उत्पन्न करना। डी है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल सामग्रियों को शामिल करना। सही विकल्प का चयन करना। चयन करें दोस्तों, सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 66 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। ए है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी है यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। सी है यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। डी है यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। सही विकल्प का चयन करें। चयन करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 67 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, ए, बी एवं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। अन्वेक्षण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? ए है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक। बी है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। सी है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। डी है विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। सही विकल्प का चयन करें। चयन करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 68 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? ए है पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। बी है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। सी है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। डी है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। सही विकल्प का चयन करें। चयन करें दोस्तों, 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 69 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? क्यों सीखना चाहिए दोस्तों? 70 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 70 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि उन्हें यह समझना होगा कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, अर्थात किसी मुद्दे को अपने जीवन से जोड़ देने पर वह उसे आसानी से समझ सकेंगे और उनकी विवेचना कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। चयन करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 71 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। दिए गए उदाहरण में से विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण विकल्प डी है। विकल्प तीसरा है क्योंकि यहाँ पर भाषा संबंधी विविधता का वर्णन है। यहाँ पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है और सुचिता हिंदी बोलती है। हमारे देश में भाषाई, प्रांतीय, जाति और सांस्कृतिक आदि अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसोंग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? 72 का सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर। क्योंकि स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसोंग गांव को शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ का भ्रमण करने के लिए विद्यार्थी अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर के मानचित्र का सहारा लेंगे क्योंकि ये स्थान इन दोनों राज्यों में स्थित हैं। इससे विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सकेंगे और भ्रमण में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 73 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। दिया गया विकल्प दूसरा एक जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें लड़के एवं लड़कियां दोनों को प्रोत्साहित किया गया है, जबकि केवल लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहना, लड़के एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बैठाना तथा फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए केवल लड़कों को प्रोत्साहित करना जेंडर रूढ़िवादिता के उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। ए है अतीत की सभी सांस्कृतिक कक्षाओं को बनाए रखना। बी है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितने भी पुराने हों। सी है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। डी है स्रोतों के ट्रांसगुलेशन को प्रमुखता देना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। 72 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, बी एवं डी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण किया जाए, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हों। साथ ही साथ स्रोतों के ट्रायंगुलेशन यानी कि त्रिकोणीयन का प्रमुखता दी जाए। इनके द्वारा ही सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। बी है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। और सी है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके। डी है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? 76 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कथन ए, बी व सी का सहारा लिया जा सकता है, जबकि कथन डी को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर न्याय को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 क्वेश्चन। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि ए है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बी इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। सी है इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। डी है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखे। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा 77 का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी तथा डी। 77 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए, बी तथा डी। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, इसलिए इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे तथा इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78 क्वेश्चन। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 78 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था दोस्तों? 79 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने अपने भाषणों एवं संबोधनों में इसका जिक्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन।
लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 2। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये सदस्य मतदान द्वारा चुनकर नहीं आते हैं। इनका मनोनयन राष्ट्रपति करता है। ये एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं तथा मनोनीत होते हैं जब लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 81 क्वेश्चन। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? हो गया। 81 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा लोकतंत्र। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया, क्योंकि जब वहां चुनाव के माध्यम से शासन एवं सरकार का प्रमुख चुना जाने लगा। वर्ष 2006 से वहां राजा के शासन प्रमुख होने का अधिकार समाप्त हो गया तथा नए संविधान के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टारिका उपागम किसे कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? 82 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टारिका उपागम यह वर्णित करता है कि राज्यों को सैन्य बल नहीं रखना चाहिए जिससे कि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा धन खर्च किया जा सके। सैन्य बल ना रखने पर सरकारी धन बचेगा जिसका उपयोग स्वास्थ्य पर किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। 83 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा कार्यस्थल पर। वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। इसके लिए कई नियम भी निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? 84 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा केंद्र सरकार। भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? 85 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा नगर निगम वार्ड काउंसलर। नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। यह नगरों में होता है, जबकि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी लेखपाल या पटवारी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. वसु निर्देश क्या हैं? क्या है दोस्तों? 86 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. वसु निर्देश गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं। इसके तहत पुलिस के कुछ कर्तव्यों एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत रहते हुए वे किसी गिरफ्तार एवं नज़रबंद व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? 87 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अनुसूचित जनजातियां। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है, अर्थात इसके द्वारा ST वर्ग के लोगों को कुछ वन संबंधी अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। 88 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा हमारे अतीत कक्षा के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। और फोर्थ है भारत का संविधान। 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 88 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा
हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। दिए गए विकल्प में से द्वितीयक स्रोत का उदाहरण हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, क्योंकि इसकी रचना प्राथमिक स्रोतों के द्वारा विभिन्न लेखकों द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए। ए है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बी है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तनाव को कम करेगा। 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों कथन ए और बी सही हैं। दोनों कथन ए और बी सही हैं, क्योंकि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षा से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 क्वेश्चन। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का शिक्षार्थियों को बोध कराना। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का शिक्षार्थियों को बोध कराना होता है। इससे विद्यार्थी समाज के सभी तत्वों को समझ पाते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।